हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा। और आज के इस वीडियो में हम लोग 21 से लेकर 23 अगस्त तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अपने पिछले वीडियोस में हम लोगों ने 20 अगस्त तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस कर लिया है। उसके वीडियोस प्लेलिस्ट में है, एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दी गई जहाँ पर हम लोग वीकली बेसिस पर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस किया करते हैं। और जुलाई का भी कुछ पेंडिंग रह रहा है जिसको हम लोग पैरेलली लेकर चल रहे हैं। धीरे धीरे उन सारी चीज़ों को भी हम लोग यहाँ पर कवर कर लेंगे। अगस्त महीने में अभी तक हम लोगों ने 72 क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ था। आज हम लोग अगस्त महीने का 73वां क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो का ये पहला क्वेश्चन रहेगा और देखिए कि इसमें क्या बोला गया है। हाउ मच अमाउंट ऑफ लोन एग्रीमेंट हैज रिसेंटली बीन साइंड बिटवीन द एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एक्सपांड द मेट्रो रेल नेटवर्क इन बेंगलुरु कर्नाटका। बेंगलुरु कर्नाटका में मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार करने के लिए एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार के बीच हाल ही में कितनी राशि के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक ना, बेंगलुरु में जो है मेट्रो का डेवलपमेंट करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में कितने लोन अमाउंट का भी एक एग्रीमेंट साइन किया गया है, इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा 500 मिलियन यूएसडी, ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई 500 मिलियन यूएसडी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन अब इन पैसों से बेंगलुरु में जो है मेट्रो नेटवर्क का विस्तार करेगी। और ये लोन अमाउंट किसके किसके बीच में साइन किया गया हुआ है? एशियन डेवलपमेंट बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में। एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी की बात हो रही है यहाँ पर। और अगर एडीबी की हम लोग बात करेंगे इसके हेडक्वार्टर की, तो मंडालुयांग मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। इसके हेडक्वार्टर में कोई भी कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए, पिछले कई वीडियोस में आप लोगों को बता दिया गया है। ठीक है, प्रेसिडेंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो मसात्सुगु असाकावा ये इसके प्रेसिडेंट हो जाएंगे। और इस्टेब्लिशमेंट ईयर की अगर हम लोग बात करेंगे इस एशियन डेवलपमेंट बैंक के, तो 19 दिसंबर 1966 में जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है। ठीक, तो कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर ही 500 मिलियन यूएसडी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, इंडियाज फर्स्ट डिजिटल अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड एआईएफ हैज रिसेंटली बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच कंपनी। भारत का पहला डिजिटल वैकल्पिक निवेश कोष एआईएफ हाल ही में किस कंपनी के द्वारा शुरू किया गया है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आस्क इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स लिमिटेड, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आस्क इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स लिमिटेड, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। आस्क इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फंड नाम से ये एआईएफ जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है, किस नाम से लॉन्च किया गया, फिर से सुन लो आप लोग। आस्क इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फंड नाम से ये अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड जो है लॉन्च किया गया है। और इस फंड के माध्यम से कंपनी जो है 1000 करोड़, कंपनी जो है 1000 करोड़ रुपए का 1000 करोड़ रुपए जुटाने का, 1000 करोड़ रुपए रेज करने का टारगेट बनाया गया है इस कंपनी के द्वारा। और अगर हम लोग बात करें आस्क इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स लिमिटेड की, तो ये एक एसेट एंड वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। और बस कुल मिलाकर बस इतना ही जानना था। और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की अगर हम लोग बात करें इसके आस्क इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की, तो भरत शाह, ये भी मैं बता ही दे रहा हूँ, भरत शाह जो है वो इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मच सॉफ्ट लोन हैज रिसेंटली बीन प्रोवाइडेड बाय द एग्जिम बैंक टू गिनी फॉर ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स, हॉस्पिटल बिल्डिंग एंड सोलर प्रोजेक्ट्स। हाल ही में एग्जिम बैंक द्वारा गिनी को पेयजल परियोजनाओं, अस्पताल निर्माण और सौर परियोजनाओं के लिए कितना सॉफ्ट लोन प्रोवाइड किया गया, ये इसमें पूछा गया। गिनी एक कंट्री है और इसको एग्जिम बैंक के द्वारा कितना लोन अभी हाल ही में प्रोवाइड किया गया, ये इसमें पूछा गया है। और जो लोन ये प्रोवाइड किया गया किसके लिए प्रोवाइड किया गया है? ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट, हॉस्पिटल बिल्डिंग और सोलर प्रोजेक्ट के लिए। और इसका जो आंसर हो जाएगा 200 मिलियन यूएसडी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 210 मिलियन यूएसडी, 200 नहीं 210 मिलियन यूएसडी इसका आंसर हो जाएगा। और अगर हम लोग इसकी आईएनआर में बात करें इंडियन रुपीज़ में, तो 1567 करोड़ रुपीज़ जो है वो इसकी वैल्यू हो जाएगी आईएनआर में। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक टर्म यूज हो रहा है सॉफ्ट लोन। क्या होता है सॉफ्ट लोन? काफ़ी सारे लोगों को पता होगा और काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा कि सॉफ्ट लोन क्या होता है। तो जिनको नहीं पता उनकी जानकारी के लिए ये है कि सॉफ्ट लोन बेसिकली एक प्रकार का लोन ही होता है, लेकिन ये लोन जो होता है इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगता। क्या होता है सॉफ्ट लोन के कई सारे मतलब क्राइटेरिया होते हैं, किसको किसको हम लोग जो है सॉफ्ट लोन में कंसिडर कर सकते हैं। तो ऐसा लोन जिस पर कोई भी इंटरेस्ट रेट ना लगता हो, ठीक ना, बिना किसी इंटरेस्ट का लोन जो होता है उसको हम लोग सॉफ्ट लोन कह सकते हैं। या फिर मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है उससे कम के इंटरेस्ट रेट वाले को जो है लोन को हम लोग जो है सॉफ्ट लोन बोल सकते हैं। ठीक ना, और या फिर जिसका एक्सटेंडेड ग्रेस पीरियड हो, ठीक ना,
लोन का जो पैसा रिपेमेंट करने का ड्यूरेशन होती है या फिर वो बहुत ज़्यादा हो, तो इस तरीके को हम लोग जो है, इस तरीके के लोन को हम लोग सॉफ्ट लोन कहते हैं। कुल मिलाकर जिस पर या तो इंटरेस्ट रेट ना लगे या तो मार्केट रेट से कम लगे और उसका जो है मोरेटोरियम पीरियड है वो काफ़ी टाइम तक रहे, तो थोड़ा सा ज़्यादा रहे नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है। और एक्सिम बैंक की यहाँ पर बात हो रही है, तो एक्सिम बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। डेविड रॉस्किना ये इसके कौन हो जाएंगे, इसके एमडी और सीईओ हो जाएंगे और 2017 से ये जो है एक्सिम बैंक के एमडी और सीईओ हैं। और अगर हम लोग एक्सिम बैंक के स्टेब्लिशमेंट ईयर की बात करेंगे तो 1982 में एक्सिम बैंक का स्टेब्लिशमेंट ईयर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ द इंडियन बैंक। हाल ही में इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये आप लोग इसका आंसर बताना है आप लोगों को, ठीक है। और इसका जो आंसर हो जाएगा शांति लाल जैन, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, शांति लाल जैन जी को अभी हाल ही में इंडियन बैंक का एमडी और सीईओ जो है ये अपॉइंट किया गया है और इन्होंने पद्मजा चुंद्रू जी को रिप्लेस किया हुआ है। ऑप्शन में ये नहीं दिया गया है तो कोई बात नहीं। अभी तक क्या है कि पद्मजा चुंद्रू जी जो थे वो इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ हुआ करते थे, ठीक है। और इनका कार्यकाल, पद्मजा चुंद्रू जी का कार्यकाल जो है वो 31 अगस्त को ख़त्म हो रहा है। तो 31 अगस्त को ख़त्म हो जाने के बाद में 1 सितंबर 2021 से शांतिलाल जैन जी जो हैं वो इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ होंगे और इनका कार्यकाल जो है अगले 3 सालों तक के लिए रहेगा, ठीक है ना। शांतिलाल जैन जी का कार्यकाल कब से स्टार्ट होगा, 1 सितंबर 2021 से अगले 3 सालों तक इनका कार्यकाल रहेगा। और इस समय वर्तमान में देखा जाए यानी कि इंडियन बैंक ज्वाइन करने से पहले शांतिलाल जी की क्या मतलब क्या डिजिग्नेशन है, क्या काम करते हैं, तो शांतिलाल जी अभी वर्तमान में बैंक ऑफ बड़ौदा में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं। इंडियन बैंक की यहाँ पर बात हुई है तो इसका हेडक्वार्टर वगैरह हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, चेन्नई तमिलनाडु में। चेन्नई तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। योर ओन बैंक ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। और अगर हम लोग इंडियन बैंक के स्टेब्लिशमेंट ईयर की बात करें, स्टेब्लिशमेंट इसका कब हुआ था, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 5 मार्च मैं लिख दे रहा हूँ 5 मार्च 1907। 5 मार्च 1907 को इंडियन बैंक की स्थापना हुई थी, लेकिन ये जो है काम करना कब से स्टार्ट किया था, 15 अगस्त, ठीक ना। 15 अगस्त 1907 से इसने ऑपरेशन मतलब काम करना स्टार्ट कर दिया था। तो ये इंडियन बैंक के बारे में सारी चीज़ें हो गई और ऑप्शन नंबर सी शांतिलाल जैन इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। Who has recently been reappointed as the chairman of the advisory board of banking and financial fraud by the Central Vigilance Commission (CVC)। केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC द्वारा हाल ही में किसे बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा TM बसीन, तेजेंद्र मोहन बसीन, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी TM बसीन इसका आंसर हो जाएगा। और 21 अगस्त 2021 से अगले 2 सालों तक इनका कार्यकाल रहेगा, ठीक है ना। 21 अगस्त को इनकी मतलब इनको रीअपॉइंट कर दिया गया है और अगले 2 सालों तक के लिए इनका कार्यकाल रहेगा। और इस एडवाइजरी बोर्ड को CVC और RBI के द्वारा मिलकर गठित किया गया था, ठीक है। CVC यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। और इस बोर्ड में टोटल 4 सदस्य होते हैं। जो ये बोर्ड है, ठीक है, एडवाइजरी बोर्ड फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड, इसमें टोटल 4 सदस्य हैं और इन सभी 4 सदस्यों का कार्यकाल जो है 2-2 साल के लिए हुआ करता है। 2-2 साल के लिए इनका कार्यकाल होता है। एक मेंबर आप लोगों के सामने बता ही दिया गया, तेजेंद्र मोहन बसीन। बाकी के 3 मेंबर कौन कौन से हैं, तो बाकी मधुसूदन प्रसाद हो जाएंगे, डेविड रॉस्किना हो जाएंगे और देवेंद्र कुमार पाठक, ठीक ना, देवेंद्र कुमार पाठक। ये तीनों लोग जो हैं, बाकी के 3 मेंबर और हो गए और टोटल 4 मेंबर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। तो टोटल 4 मेंबर के नाम आप लोगों को बता दिया गया। और अगर हम लोग बात करें इस बोर्ड की, कौन से बोर्ड की, एडवाइजरी बोर्ड फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड्स की, तो इसका गठन जो है वो कब किया गया था, 2019 में किया गया था। किसके किसके द्वारा किया गया था ये बता ही दिया गया आप लोगों को, ठीक है। तो इस बोर्ड का गठन 2019 में किया गया था। और क्यों किया गया था, तो 50 करोड़ रुपए से अधिक के बैंक फ्रॉड की जांच करने के लिए और उचित एक्शन लेने की सलाह देने के लिए इस बोर्ड का गठन जो है, एडवाइजरी बोर्ड का गठन जो है इसका CVC और RBI के साथ मिलकर 2019 में इसका गठन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी तेजेंद्र मोहन बसीन इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इंडिफी, ए टेक्नोलॉजी बेस्ड लेंडिंग प्लेटफॉर्म, हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद व्हिच सोशल मीडिया जायंट टू लॉन्च द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्मॉल बिजनेस लोन प्रोग्राम। प्रौद्योगिकी आधारित ऋण देने वाले प्लेटफॉर्म इंडिफी ने हाल ही में किस सोशल मीडिया दिग्गज के साथ अपनी तरह का पहला लघु व्यवसाय ऋण कार्यक्रम शुरू करने के लिए साझेदारी की है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर होगा फेसबुक इंडिया, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी फेसबुक इंडिया इसका आंसर हो जाएगा। फेसबुक प्लेटफॉर्म पर स्मॉल बिजनेस की एडवर्टाइजिंग के लिए 5 लाख रुपए से लेकर ये
जो रेंज है लोन की, ये आप लोग याद रखना, 5 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक। ठीक, फिर से सुन लो आप लोग, फेसबुक प्लेटफॉर्म पर स्मॉल बिजनेसेस की एडवर्टाइजिंग के लिए 5 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा इसके तहत में। और ये जो स्कीम है, ये जो फंड, ये प्रोग्राम है, 2020 में ये स्मॉल बिजनेस ग्रांट प्रोग्राम फेसबुक के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक ना, कब लॉन्च किया गया था? 2020 में स्मॉल बिजनेस ग्रांट प्रोग्राम फेसबुक के द्वारा लॉन्च किया गया था। इंडिफी की यहाँ पर बात हुई है तो थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। इंडिफी क्या है, ये तो बता ही दिया गया है क्वेश्चन में कि टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है ना, प्रौद्योगिकी आधारित ऋण देने वाली एक प्लेटफॉर्म है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? गुरुग्राम हरियाणा में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। कहाँ पर? गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। फेसबुक की भी यहाँ पर बात हुई तो फेसबुक का हेडक्वार्टर जो है कैलिफोर्निया यूएसए में हो जाएगा। कहाँ पर? कैलिफोर्निया यूएसए में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी फेसबुक इंडिया इसका आंसर होगा। अगला देखेंगे, व्हिच बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद USAID एंड US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन DFC to provide a $50 million loan for women entrepreneurs and micro, small and medium enterprises across India। भारत भर में महिला उद्यमियों और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान करने के लिए किस बैंक ने USAID और US अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम यानी कि DFC के साथ में भागीदारी की है, ये इसमें पूछा गया। कोटक महिंद्रा बैंक, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। कोटक महिंद्रा बैंक, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। 50 मिलियन USD की बात हुई है तो 50 मिलियन USD की अगर हम लोग INR में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 372 करोड़, ठीक ना, 372 करोड़ रुपए जो है वो ये इसकी जो है INR में वैल्यू हो जाएगी। और यहाँ पर बात किसकी हुई है? USAID की भी बात हुई है। किसकी बात हुई है? USAID की। तो USAID का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में हो जाएगा। कहाँ पर? मैं लिख दे रहा हूँ, वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। कोटक महिंद्रा बैंक की भी बात हुई है तो कोटक महिंद्रा बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। MD और CEO की अगर हम लोग बात करेंगे तो उदय कोटक, कौन? उदय कोटक जो है वो इसके MD और CEO हो जाएंगे। टैगलाइन की अगर हम लोग बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक की तो लेट्स मेक मनी सिंपल, ये जो है इसकी टैगलाइन हो जाएगी। कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में मैंने बता दिया। बाकी स्टेट बैंक, HDFC, ICICI और कैनरा बैंक, इसके बारे में ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होंगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि इसमें क्या बोला गया है। ए फिक्स्ड डिपॉजिट FD नेम्ड ग्रीन एंड सस्टेनेबल डिपॉजिट्स हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच बैंक? किस बैंक के द्वारा ग्रीन एंड सस्टेनेबल डिपॉजिट नामक एक सावधि जमा शुरू की गई है? HDFC बैंक, ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ई HDFC बैंक इसका आंसर हो जाएगा। क्लाइमेट चेंज की वजह से इन्वायरमेंट को सेफ रखने के लिए ये FD स्कीम जो है लॉन्च की गई है। और ये जो FD होगी इसका पीरियड क्या होगा, कितना मतलब कितने टाइम के लिए कितना इसका टेन्योर रहेगा, कब से लेकर कब तक FD की जा सकती है? तो 36 महीने से लेकर 120 महीने तक, ठीक ना, 36 महीने से लेकर 120 महीने तक, यानी कि 12×3 = 36, 3 साल से लेकर 10 साल तक के लिए जो है ये इसकी FD हो जाएगी। 3 साल से लेकर 10 साल तक की इसकी FD हो जाएगी, 36 महीने से 120 महीने तक की। और इंटरेस्ट रेट इस FD पर 6.55% का मिलेगा। और इसके साथ साथ में, इस FD को लॉन्च करने के साथ साथ में HDFC लाइफ ने लाइफ फ्रीडम इंडेक्स 2021 रिलीज किया हुआ है। अभी मैं लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि लाइफ फ्रीडम इंडेक्स 2021, लाइफ फ्रीडम इंडेक्स 2021 ये जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये इसका आंसर हो जाएगा HDFC लाइफ, ठीक है ना। जो अभी जो ये ग्रीन एंड सस्टेनेबल डिपॉजिट लॉन्च किया गया HDFC बैंक के द्वारा, और इसी के साथ ही में जो है HDFC लाइफ ने लाइफ फ्रीडम इंडेक्स 2021 रिपोर्ट भी रिलीज किया हुआ है। 4 सेगमेंट में ये रिपोर्ट रिलीज की गई है। कौन कौन से 4 सेगमेंट है मैं नाम बोल रहा हूँ, आप लोग सुनिएगा, और जो लोग नोट डाउन करते हैं नोट डाउन कर लीजिएगा। और हालांकि जो लोग PDF लेंगे, इसकी PDF रेडी हो रही है, उनको यहाँ पर वो सारी चीज़ें लिखी हुई मिलेंगी, ठीक है। तो 4 सेगमेंट कौन कौन से हैं? प्राउड पेरेंट, विजडम इन्वेस्टर, यंग एस्पायरेंट्स और स्मार्ट वुमेन, ये 4 सेगमेंट हैं। और इस रिपोर्ट की 4 सब कैटेगरीज भी होंगी, ठीक ना। पहली कैटेगरी क्या होगी? फिनेंशियल अवेयरनेस इंडेक्स, दूसरी हो जाएगी फिनेंशियल प्लानिंग इंडेक्स, तीसरी हो जाएगी फिनेंशियल सफिशिएंसी एंड एडिक्वेसी इंडेक्स, और चौथी और लास्ट हो जाएगी फिनेंशियल लिबर्टी इंडेक्स, ठीक है। तो ये 4 इसकी सब कैटेगरीज हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर ई HDFC बैंक इसका आंसर होगा। इन सभी बैंकों का हेडक्वार्टर आप लोगों को पता होगा, टैगलाइन आप लोगों को पता होगी, MD और CEO, एस्टेब्लिशमेंट ईयर, ये सब कुछ आपको पता होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अगला देखते हैं। कैपिटल फ्लोट फाइनेंशियल सर्विसेज हैज़ रिसेंटली पार्टनर्ड विद व्हिच पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइडर टू एक्सटेंड इट्स बाय नाउ पे लेटर BNPL सोल्यूशन? कैपिटल फ्लोट फाइनेंशियल सर्विसेज ने हाल ही में अपने बाय नाउ पे लेटर यानी कि BNPL समाधान
का विस्तार करने के लिए किस भुगतान समाधान प्रदाता कंपनी के साथ में भागीदारी की है, ये इसमें पूछा गया है। और रेजोर पे ऑप्शन नंबर ए, रेजोर पे ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल फ्लोट फाइनेंशियल सर्विसेज की यहाँ अगर हम लोग बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़ो और आगे बढ़ो, इससे ज़्यादा इसमें और कुछ पढ़ना नहीं है। बेंगलुरु कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। रेजोर पे की भी बात हुई है तो इसका भी हेडक्वार्टर जो है बेंगलुरु कर्नाटका में हो जाएगा। हर्षिल माथुर ये जो है रेजोर पे के CEO हो जाएंगे। ठीक, बस इससे ज़्यादा इसमें और भी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या बोला गया है। व्हिच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ पार्टनर्ड विद मैसुरेक बैंक टू प्रोवाइड UPI सर्विसेज इन UAE। UAE में UPI सेवाएं प्रदान करने के लिए किस संगठन ने मसुरेक बैंक के साथ में भागीदारी की है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा NIPL ऑप्शन नंबर E, ऑप्शन नंबर E NIPL इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड, जिसको हम लोग शॉर्ट में NIPL के नाम से बोलते हैं। ठीक है, तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में UPI पेमेंट्स फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए ये पार्टनरशिप की गई है। और किसके द्वारा की गई है, NIPL और मसरेक बैंक के द्वारा। NIPL की अगर हम लोग बात करें तो जो ये NIPL है ये NPCI की इंटरनेशनल शाखा है। ठीक है ना, NPCI जो ये NIPL है यानी कि NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड, ये जो है NPCI की होली ओन्ड सब्सिडरी है और उसकी इंटरनेशनल शाखा है। ठीक है, UPI क्या होता है, UPI के बारे में यहाँ पर UPI की बात हुई ना, तो UPI के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो UPI जो है वो NPCI के द्वारा डेवलप किया गया एक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है जो कि IMPS पर काम करता है। और UPI की अगर हम लोग फुल फॉर्म की अगर हम लोग बात करेंगे तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये जो है इसका UPI का फुल फॉर्म हो जाता है। IMPS का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग फटाफट कमेंट करके हमें बता दो। ठीक है, और ये जो NIPL है ये बता ही दिया गया आप लोगों की NPCI की जो है ये होली ओन्ड सब्सिडरी है। और NIPL यानी कि NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड, इसके हेडक्वार्टर वगैरह की अगर हम लोग बात करेंगे तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और CEO की अगर हम लोग बात करते हैं NIPL की तो रितेश शुक्ला, ठीक है, रितेश शुक्ला जी जो है वो इसके CEO हो जाएंगे। और इस्टेब्लिशमेंट ईयर की अगर हम लोग बात करें किसके, NIPL की यानी कि NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड की, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर हो जाएगा 3 अप्रैल 2020। ठीक है, 3 अप्रैल 2020 को इसकी स्थापना की गई थी। और यहाँ पर मसरेक बैंक की भी बात हुई है तो मसरेक बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, दुबई UAE, दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दुबई UAE संयुक्त अरब अमीरात में इसकी जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर मैक्सिमम पॉसिबल इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप लोगों को बता दी गई। ऑप्शन नंबर E NIPL इसका आंसर हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस वीडियो का। एज पर द रिसेंट जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट 2021 व्हिच सेक्शन हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम दिस। हाल ही में सामान्य बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण संशोधन अधिनियम 2021 के अनुसार इसमें से किस धारा को हटा दिया गया है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा सेक्शन 10B ऑप्शन नंबर B। ठीक है, सेक्शन 10B ऑप्शन नंबर B इसका आंसर हो जाएगा। इस एक्ट में अमेंडमेंट के बाद सेक्शन 10B को हटा दिया गया है। ठीक है, और इस सेक्शन को हटाने के बाद क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये भी जानना जरूरी है। ठीक है ना, ये ज़्यादा ज़रूरी है कि इस सेक्शन को हटा देने के बाद यानी कि सेक्शन 10B को हटा देने के बाद में इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सेक्शन 10B को हटा लेने के बाद सरकार की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो शेयर होल्डिंग्स इंश्योरेंस कंपनीज़ में उसे 51% से कम की जा सकेगी। फिर से सुनो आप लोग, सेक्शन 10B को हटाने के बाद में जो भारत सरकार की शेयर होल्डिंग्स होती है इंश्योरेंस कंपनीज़ में उसको जो है 51% से कम की जा सकेगी, 51% से कम की जा सकेगी। मतलब सरकार जो है वो अपनी हिस्सेदारी को बेचकर 51% से कम कर सकेगी। ठीक, अब 51% से बेचकर हिस्सेदारी कम की जाएगी सरकार और इसके लिए कम करेगी सरकार और इसके लिए एक सेक्शन ही हटा दिया गया 10B। तो आप लोग गवर्नमेंट का क्या इरादा है आने वाले टाइम पर आप लोग डिसाइड कर सकते हो ना कि सब कुछ बेचने के लिए तैयारी चल ही रही है। ठीक है, या तो लीज पर दिया जा रहा है तो प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है या तो फिर बेच ही दिया जा रहा है। और इस पर बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं किया जाएगा, आप लोग खुद ही समझदार हो, डिसाइड करो कि गवर्नमेंट का आगे क्या इरादा है और किस तरीके से चीज़ें गवर्नमेंट प्रोसीड कर रही है। ठीक, और बाकी ये बढ़िया क्वेश्चन है तो थोड़ा सा इसको एक्सटेंड भी करेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में और हम लोग जानते हैं। तो ध्यान से सुनो आप लोग सारी बात को। 1972 में एक एक्ट के थ्रू जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया GIC का गठन किया गया। किसका गठन किया गया, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि शॉर्ट में हम लोग GIC बोलते हैं इसको।
1972 में एक एक्ट के तहत जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जीआईसी का गठन किया गया और इस एक्ट के थ्रू इंश्योरेंस कंपनीज का जो बिजनेस है उसको नेशनलाइज किया गया और कुल 4 सब्सिडीज का गठन कर दिया गया, ठीक है ना। 1972 में जब जीआईसी का गठन किया गया था तो इसके गठन के बाद में जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं उनका बिजनेस नेशनलाइज कर दिया गया और इसके साथ साथ में टोटल 4 सब्सिडरीज का गठन कर दिया गया। लेकिन 4 सब्सिडरीज का जो गठन किया गया उनकी सबकी कंट्रोलिंग जीआईसी के पास ही थी। जीआईसी यानी कि जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो यहाँ पर लिखा गया है। 4 सब्सिडरीज नेशनलाइज करने के बाद में, ठीक है ना, इंश्योरेंस बिजनेस को नेशनलाइज करने के बाद में 1972 में एक एक्ट लाया गया। उसके बाद में 4 सब्सिडरीज का गठन किया गया और सब्सिडरीज का गठन करने के बाद में भी उन सारी कंपनियों का जो सब्सिडरीज थी उनकी सबकी कंट्रोलिंग जीआईसी के पास में थी, यानी कि जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के ही पास में थी। अब 4 सब्सिडरीज कौन कौन सी गठित की गई इसका भी हम लोग नाम सुनते हैं, ठीक है ना। जो लोग नोट डाउन करना चाहें नोट डाउन कर लें। बाकी बताया ना कि जब पेड पीडीएफ बहुत जल्दी लॉन्च करने वाला हूँ मैं, उस पर पूरी तरीके से मैं काम करूँ तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको लिखी हुई मिलेंगी। तो 4 सब्सिडरीज थी। पहली हो जाएगी हमारी नेशनल इंश्योरेंस, दूसरी हो जाएगी न्यू इंडिया एश्योरेंस, तीसरी हो जाएगी ओरिएंटल इंश्योरेंस और चौथी हो गई थी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस। तो ये 4 सब्सिडरी का गठन किया गया था, ठीक है ना। और ये एक्ट जो है 1972 में लाया गया और 1972 में एक्ट लाने के बाद में इन 4 सब्सिडरीज का गठन करने के बाद में और इन 4 सब्सिडरीज की कंट्रोलिंग जीआईसी के पास में देने के बाद में 2002 में इस एक्ट को फिर से अमेंड किया गया, ठीक है ना। और इस बार अमेंड करने के बाद में इसकी कंट्रोलिंग जो है वो जीआईसी से हटाकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दी गई, ठीक है ना। 2002 में जब इसमें अमेंडमेंट किया गया तो इसकी कंट्रोलिंग जो है वो जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से हटाकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे दी गई, ठीक है। और सेक्शन 10B के तहत, ठीक है ना, दोबारा जब अमेंडमेंट हुआ तो इसमें क्या हुआ कि जीआईसी से कंट्रोलिंग हटाकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दी गई और सेक्शन 10B के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की शेयर होल्डिंग्स जो है वो जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि जीआईसी से 51% से कम ना करने का प्रावधान दिया गया। फिर से सुनो आप लोग, 2002 में जब ये अमेंडमेंट फिर से किया गया तो सेक्शन 10B के तहत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तो पूरे राइट दे ही दिया गया था, पूरी कंट्रोलिंग जो है जीआईसी की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे दी गई थी। और इसी कंट्रोलिंग देने के बाद में सेक्शन 10B के तहत में ये भी बताया गया, ये भी मैंडेटरी किया गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी भी सूरत में जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि जीआईसी में से अपनी जो शेयर होल्डिंग्स है उसे 51% से कम नहीं करेगी, ठीक है। ये प्रावधान भी उसमें दिया गया अमेंडमेंट के बाद में, मतलब कि 51% से कम शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की किसी भी सूरत में नहीं होगी 2002 वाला जो अमेंडमेंट हुआ था उसके बाद। लेकिन अब फिर से इसमें अमेंडमेंट किया गया और इस अमेंडमेंट करने के बाद में सेक्शन 10B ही इसमें से हटा लिया गया। और ये सेक्शन 10B क्या कहता था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो शेयर होल्डिंग्स है वो जीआईसी में 51% से कम नहीं होगी। अब इसे हटा लेने के बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो शेयर होल्डिंग्स है वो जीआईसी में से 51% से कम किया जा सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है अपनी शेयर होल्डिंग्स बेचकर 51% से कम कर सकती है, ठीक। तो कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। और ये शेयर होल्डिंग्स बेचने उसने का खेल क्या चल रहा है आपको समझ में आ रहा होगा सारी चीज़ें, ठीक है। तो बस इतना ही था आज की वीडियो में और मैक्सिमम पॉसिबल इन्फॉर्मेशन जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप लोगों को दी जानी चाहिए थी वो सारी चीज़ें दे दी गई हैं, बता दी गई हैं। सेक्शन 10B आप लोग याद रखना, 51% से कम अपनी हिस्सेदारी कर सकती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, किसमें, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में। 1972 में एक्ट आया था, उसके बाद में 4 सब्सिडरीज बनाई गई थी, नेशनल इंश्योरेंस, ठीक है, न्यू इंडिया एश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस। 2002 में फिर से अमेंड किया गया और 2002 में अमेंडमेंट करने के बाद में भी 2021 में फिर से अमेंड किया गया और 2021 में अमेंड करने के बाद में सेक्शन 10B हटा लिया गया, जिसके बाद से 51% से कम हिस्सेदारी अपनी कर सकती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जीआईसी में, ठीक। तो ये मोटा मोटा ओवरव्यू इस पूरे क्वेश्चन का आप लोगों को दे दिया गया और उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी, ठीक है ना। अगस्त महीने के हम लोग बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस कर रहे हैं। अपने अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं जहाँ पर हम लोग जुलाई महीने का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे। थैंक यू।